दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और जिसके चलते 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा अपना प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया, तो उनके कुछ नीतियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया। तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो रहेगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया। लगभग उनका कार्यकाल 5 साल और 18 दिन का रहा। इन 5 साल और 18 दिनों में उन्होंने शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। तो शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए, क्या नए चीज़ लेके आए, क्या चीज़ सिलेबस से रिमूव किया, आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करीब 5 साल 18 दिन देश का शिक्षा मंत्री का कमान संभालने वाला हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में हमारे CUET का विस्तार हुआ और नई शिक्षा नीति लागू हुई और इनके कार्यकाल में डिजिटल शिक्षा पे जोर दिया गया, ऑनलाइन शिक्षा, ज़्यादातर कोविड के बाद। जैसे कि इन्होंने अपना जो पद संभाला था जुलाई 2021 से संभाला था, तो उस समय कोविड भी आया था, 2020 में कोविड आया। और हालांकि अगर मोदी का तीनों कार्यकाल देखें तो शिक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी थे। लेकिन उनकी विदाई ऐसे समय में हुई जब नीट UGC 2026 में कथित गड़बड़ियों पर, पेपर लीक के आरोपों और देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हालांकि उनके कार्यकाल को केवल इस्तीफे के लिए नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत सारे अच्छे बदलाव भी किए और कई बड़े अहम फैसले भी लिए। नई शिक्षा नीति को ज़मीनी स्तर पर उतारा और डिजिटल परीक्षा व्यवस्था पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव, NTA के विस्तार, NTA का भी विस्तार किया उन्होंने। और अब परीक्षा के सुधार की दिशा में कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। शिक्षा मंत्री बने जुलाई सन 2021 में। उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू हो चुकी थी, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस समय लागू हो चुकी थी। लेकिन उसका वास्तविक जो विस्तार था वो बाकी था। तो उनके कार्यकाल में राज्यों के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई और उन्होंने इस पर बहुत अच्छा से ध्यान दिया। और जैसे कि लागू करने की प्रक्रिया में, जैसे कि हाई स्कूल में मातृभाषा आधारित पढ़ाई, मातृभाषा जो जहाँ के कोई रहने वाले थे उनकी मातृभाषा, और स्किल एजुकेशन, छोटे मतलब इसके तहत ये था कि बच्चों को स्किल डेवलप कराया जाए बच्चों में। और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नई पाठ्यक्रमों जैसे कई बदलाव किए। इसके उच्च शिक्षा में भी विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्ता देने और अपना शोध का दायरा बढ़ाने पे विशेष जोर दिया गया। में 2020 के बाद शिक्षा को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अब कोविड के कारण बच्चे घर से नहीं निकलते थे, लॉकडाउन लग गया था। तो उस समय डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब इसमें ऑनलाइन शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंटेंट, वर्चुअल लैब और तकनीकी आधारित पढ़ाई को लगातार बढ़ावा दिया। अब इसी में आपको दीक्षा, स्वयं, PM ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया।
इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के देख रेख में ही ये सारे काम किए गए। और फिर जैसे जो दूर दराज के छात्र हैं वो तो जा नहीं सकते हैं, कोविड में दूर दराज के क्या अपने नज़दीक के छात्र भी नहीं जा सकते थे कोचिंग में या फिर स्कूल में, तो उनके लिए भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही यूज़फुल रहा। तो इसका विस्तार इन्होंने किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और बहुत ही अच्छे से किया कि कोविड महामारी में भी हम लोग अच्छी शिक्षा पा सकें। इसके एवज में इन्होंने बहुत अच्छे बदलाव किए और बहुत अच्छे काम किए, तो इसकी सराहना करनी चाहिए। अब नई शिक्षा नीति को कम तनावपूर्ण बनाने के लिए, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये था कि 11th और 12th एक ही में था, और 11th और 12th का जो पेपर होता था एग्ज़ाम वो 12th में ही होता था। सारे सिलेबस 11 के भी और 12th के भी सिलेबस दोनों का पेपर 12th में लिया जाता था। इससे थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता था, एक तरह से स्ट्रेस बढ़ जाता था और ज़्यादा सिलेबस हो जाता था। ज़्यादा सिलेबस जैसे एक साल पहले जो सिलेबस हमने पढ़ लिया 11th में, वो 12th में या खुद से पढ़ना पड़ता था या जाके खुद से पढ़ो। अगर कुछ उसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से आप पूछ सकते थे, लेकिन उसमें 12th में वही सिलेबस पढ़ाया जाता था 12th वाला, और पेपर दोनों का लिया जाता था। तो इससे थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता था, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता था। तो अभी क्या नई शिक्षा नीति में हुई है कि बोर्ड परीक्षाओं को स्ट्रेस को कम करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे जैसे कि NCF के आधार पर नई किताबों और नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। CBSE समेत कई बोर्डों में, जो और भी स्टेट बोर्ड भी हैं, सभी बोर्डों में क्षमता आधारित प्रश्नों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें रटने की बजाय, जैसे बच्चे रटने की बजाय उसको समझ के और विश्लेषण आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चे ज़्यादा रटे ना, उसे समझे सही तरीके से। इस पर ज़्यादा इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA देश की सबसे बड़ी इसमें परीक्षा एजेंसियों में शामिल हो गई। जैसे कि नीट, JEE मेंस, CUET, UGC, नेट समेत लगभग 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की जिम्मेदारी NTA को मिले, और हर साल लगभग करोड़ों छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे परीक्षाओं का दायरा बढ़ने लगा, वैसे वैसे एजेंसी की कार्यप्रणाली पे भी सवाल होने लगा। सवाल इस कारण भी कि ज़्यादा पेपर लीक होने लगा, इस कारण भी ज़्यादा सवाल खड़े होने लगे। तो फिर इनका आ गया फिर नीट विवाद 2026 में फिर नीट UGC परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर, परीक्षा संचालन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगा। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे कितने प्रदर्शन हुए, लगभग 35 से 40 दिन तक हुए प्रदर्शन, आप सभी को पता है। अब इस विवाद के बाद, छात्रों के आंदोलन के बाद, इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए। आपको सारे बदलाव पता ही हैं। जैसे इसमें जो भी लोग इसमें शामिल थे, कई लोगों का तबादला हुआ, कई लोग बर्खास्त किए गए वगैरह, सारा कुछ हुआ। फिर नीट JEE की तरह इसमें भी अब CBT लागू करने की योजना है कि नीट में भी हम CBT लागू करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये सरकार का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक की संभावना कम होती है, परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ जाती है, और उससे बेहतर होगा, रिजल्ट भी जल्दी जारी किए जा सकेंगे इसके CBT एग्ज़ाम के। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को भी धीरे धीरे ऑनलाइन करने के मोड पे विचार कर रही है गवर्नमेंट। तो हम आशा करते हैं कि बेहतर हो शिक्षा नीति, और जो हमारा पेपर लीक हो रहा है, इस पर
रोक लगे, क्योंकि जो हमारे कठिन परिश्रम करने वाले छात्र हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए सरकार अच्छा से अच्छा कदम उठाए। तो आइए कुछ और जानते हैं कि इन्होंने और क्या बदलाव किया, क्योंकि 2021 से लेकर और 2026 तक तो स्कूल सिलेबस में भी इन्होंने बहुत मुख्य बदलाव किया। NEP 2020 लागू करना और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-SC 2023 और कोविड के बाद रेशनलाइजेशन के नाम पर इनका बदलाव हुआ। हालांकि ये बदलाव बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहे और सरकार इन्हें बाहर कम करने, भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ाने, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर जोर और इतिहास की रिकवरी बताती है। जबकि आलोचक जो हैं आलोचक ये बताते हैं कि सफ्रोनाइजेशन या चुनिंदा इतिहास कहते हैं इसे। अब एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया। जैसे लगभग 30% सामग्री हटाई गई 6 से 12 के क्लासों में। जैसे कि मुख्य हटाए गए हिस्से हैं मुग़ल इतिहास। जैसे मुग़ल इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि बाबर बहुत महान था, अकबर बहुत महान था, ये इन सब के बारे में जो भी ये पहले रिसर्च किए कि ये सही है या नहीं है। तो जो भी इनको फिर ये मुग़ल इतिहास जो भी जो भी रिसर्च के बाद इनका आया, तो उस हिसाब से इनका मुग़ल इतिहास कुछ हटाया इन्होंने। जैसे कि किंग एंड क्रोनिकल्स और द मुग़ल कोर्ट्स पूरा अध्याय हटाया इसका। और क्लास 7 में मुग़ल सम्राटों जैसे अकबर आदि की उपलब्धियों वाली टेबल, दिल्ली सल्तनत के कुछ हिस्से कम किए गए। राजनीति विज्ञान में क्लास 12 से 2002 गुजरात दंगों का जो जिक्र था NHRC रिपोर्ट सहित, और इमरजेंसी जब लगा था इंदिरा गांधी के टाइम, इमरजेंसी से कुछ जुड़े विवादास्पद हिस्से हटाए गए। कोल्ड वार का अध्याय। अन्य प्रमुख बदलाव जैसे AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्लासेस 3 से 8 के लिए CT और AI सर्कुलम लॉन्च किए गए 2026। AI को स्किल सब्जेक्ट और लर्निंग टूल के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्लाइमेट चेंजेस के कुछ अध्याय पहले हटाए गए थे, बाद में इनके वापस लाने की बात कही गई। मातृभाषा में इन्होंने 3 भाषा फार्मूला, वोकेशनल, एजुकेशनल और फाउंडेशनल लिटरेसी पे इन्होंने जोर दिया। और फिर कुछ इन्होंने इसके बाद एक राज्य बोर्ड अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं, इनके जो भी CBSE बोर्ड वाले हैं। अब इसमें था पहले 10+2, तो उसको अपडेट करके ये नई नीति लाए। इसके तहत 5+3+3+4 ये था इनके। तो इसमें देखिए, इसमें हम जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो 5 वर्ष का मतलब है 3 वर्ष प्री स्कूल, आंगनबाड़ी प्लस कक्षा 1 और 2, ये आ गया 5 वर्ष में। अगला 3 वर्ष में आ गया क्लास 3 से लेके 5 तक। नेक्स्ट 3 वर्ष में आ गया कक्षा 6 से लेके 8 तक। और नेक्स्ट 4 वर्ष में आ गया कक्षा 9 से लेके 12 तक। ये इनकी नई शिक्षा नीति है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों किया। तो इसका फाउंडेशनल था 5 वर्ष। इसमें खेल खेल में सीखना हो गया, भाषा और गणित की मजबूत नींव रखना हो गया। और नेक्स्ट आ गया इसका 3 वर्ष में पढ़ना लिखना, गणित, विज्ञान, कला आदि पर ध्यान देने के लिए। और नेक्स्ट आ गया मिडल 3 वर्ष में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप का अवसर। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी 4 वर्ष। इसमें विषय चुनने और अधिक लचीलापन रखने की बजाय आप
उस बच्चों के कौशल पे ध्यान दें। तो इसमें इनका चौथे 4 वर्ष वाले में आ गया, जो 9 से लेकर 12 तक है। तो ये इनकी नई एक शिक्षा नीति है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।